Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE and having a subject code is 3150610. In this video series, student should learn about concrete technology. So in last lecture, we have studied about durability of concrete and permeability of concrete. So that session is the last session of hardened concrete. Today, in this session, we have discussed about hardened concrete MCQ, multiple choice questions related to mid-semester examination as well as final examination. So let us start with the question number 1. The strength of concrete is decreased by. concrete की strength है वो किससे decrease होती है? वाइब्रेशन से, इम्पैक्ट से, फैटिक से कि ऑल ऑफ अबाव? तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दी अबाव। यानी कि जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो वाइब्रेशन एज वेल एज इम्पैक्ट एज वेल एज फैटिक, ये सभी के सभी से ये हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। ज़्यादा वाइब्रेशन करने की वजह से भी हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इम्पैक्ट लोड से भी होती है और फैटिक से भी होती है। देन द कंक्रीट में अटेन इट्स 100% स्ट्रेंथ आफ्टर। जो हमारा कंक्रीट है वो 100% स्ट्रेंथ है वो कब अटेन करता है, कब गेन करता है? 7 days रॉन्ग आंसर, 28 days रॉन्ग आंसर, 1 year रॉन्ग आंसर, देन 3 year। 3 year इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, यानी कि कंक्रीट जो है 100% स्ट्रेंथ है और 3 year के बाद अटेन करता है। देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना परसेंट होती है? 50%, 20%, 10% या 5%? तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, 10%। कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट की अप्रोक्सीमेटली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 10% होती है। द नॉलेज ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज यूजफुल इन डिज़ाइन ऑफ। यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का जो नॉलेज है वो डिज़ाइन किसकी डिज़ाइन करने में यूजफुल होता है? रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर, पेमेंट स्लैब एंड एयरफील्ड रनवे, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर? तो रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर में नहीं आएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की नॉलेज, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी नहीं आएगी, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में भी नहीं आएगी। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसका नॉलेज है वो आपको पेमेंट स्लैब और एयरफील्ड रनवे की डिज़ाइन करने में यूजफुल होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी। बी इज द करेक्ट आंसर। द नॉलेज ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज यूजफुल इन डिज़ाइन ऑफ पेमेंट स्लैब और एयरफील्ड रनवे। द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम इज। स्ट्रेंथ है इंक्रीज होती है कंक्रीट की विद द टाइम, उसको क्या बोलते हैं? वो कैसे होती है? लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है, एसिम्प्टोटिक होती है या ऑल ऑफ द अबव? जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ लीनियर होती है? नहीं। एसिम्प्टोटिक? नहीं। ऑल ऑफ अबव भी नहीं है। हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो नॉन लीनियर यानी कि बी। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है।
हार्डन कंक्रीट क्या है? व्हाट इज हार्डन कंक्रीट? हार्डन कंक्रीट इज linearly elastic material till the fracture, non-linearly elastic material till the fracture, linearly elastic up to the level where stress is less than 0.5 times the maximum stress in compression. डी नॉन ऑफ अबाव। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, यानी कि हार्डन कंक्रीट है वो लिनियरली इलास्टिक, बट कब तक कि अप टू द लेवल वेयर स्ट्रेस इज लेस देन 0.5 टाइम्स द मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में जितना मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा उसका 0.5 टाइम्स से भी कम स्ट्रेस जब होगा उतने तक वो भी लिनियरली इलास्टिक, जब आपका कंक्रीट लिनियरली इलास्टिक होता है और वहाँ पे जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आपका कंक्रीट है वो लेने वाला है उसका भी 0.5 टाइम से कम स्ट्रेस जब आता है तब आपका कंक्रीट हार्डन स्ट्रेस कहा जाता है। रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट डील्स विथ। रियोलॉजी वो क्या है? वो कंक्रीट के साथ कैसे डील होती है? डिफॉर्मेशन में रियोलॉजी का यूज़ होता है? नो। कंपैक्टेबिलिटी? नो। फ्लो प्रॉपर्टी? यस। या ऑल ऑफ द अबव। हमारा ऑप्शन है, सॉरी हमारा ऑप्शन आएगा डी। यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन, कंपैक्टेबिलिटी और फ्लो प्रॉपर्टी तीनों के तीनों है वो रियोलॉजी के साथ कनेक्टेड में है। रियोलॉजी मीन्स क्या होता है कि जनरली फ्लूइड रिलेटेड कोई चर्चाएं जब हम करते हैं, उसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड चर्चाएं करते हैं, तो उसमें ये रियोलॉजी है वो कंक्रीट के साथ डील्स होती है। देन एज पर IS 456/2000 the relationship between flexural strength FCR and characteristic strength of concrete FCK is, यानी कि एज पर 456/2000 के मुताबिक आपकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है और कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? 0.5 अंडर रूट FCK, 0.12 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK की 1 अंडर रूट FCK। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, 0.7 अंडर रूट FCK। Then approximate ratio of concrete strength at 7 days to its strength at 28 days is। कंक्रीट का जो अप्रोक्सीमेट रेशियो है वो 7 डेज की स्ट्रेंथ और 28 डेज की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसका रेशियो कितना होता है अप्रोक्सीमेट? 3/4, 2/3, 1/2 की 1/3। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बी, 2/3। अप्रोक्सीमेट रेशियो जो होता है कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसका 7 डेज का और 28 डेज का वो रहता है 2/3। The subject of rheology is more closely related to। rheology जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ मोर क्लोजली है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स? यस। जो रियोलॉजी है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? नो। नन ऑफ अबाव, वो भी सही आंसर नहीं है। हमारा ऑप्शन आएगा बी, फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि हमारा जो रियोलॉजी है, रियोलॉजी सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है। तो श्रिंकेज इन कंक्रीट इज ड्यू टू। कंक्रीट में श्रिंकेज किसकी वजह से आती है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस, विड्रॉल ऑफ वाटर स्टोर इन अनसेचुरेटेड एयर वॉइड्स ऑफ कंक्रीट, ऑल ऑफ अबव। यहाँ ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि जब हमारा जो कंक्रीट है उसमें जब हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, तो कई बार क्विक हाइड्रेशन होने की वजह से और टेम्परेचर की वजह से भी कंक्रीट है वो श्रिंक हो सकता है। लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है वो कई बार कंक्रीट के जो सरफेस है उसमें जो वाटर रहता है वो कई बार टेम्परेचर की वजह से इवापोरेट हो जाता है, तो वो वाटर है वो लॉस होने की वजह से कंक्रीट श्रिंक होता है।
देन विड्रॉल ऑफ वाटर स्टोर इन अनसेचुरेटेड एयर वॉइड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के जो अनसेचुरेटेड एयर वॉइड्स है उसमें वाटर अवेलेबल रहता है, उसको वो विड्रॉल हो जाने की वजह से भी हमारा कंक्रीट है वो श्रिंक हो सकता है। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कंक्रीट का जो श्रिंकेज है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लो वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर टाइट एंड नॉन एब्सॉर्बेंट फॉर्मवर्क, प्री सेचुरेटेड एग्रीगेट और डी ऑल ऑफ अबाव। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दी अबाव। वाटर सीमेंट रेशियो जितना भी आप कम रखो उतना ही आपका कंक्रीट है वो उसकी स्ट्रेंथ और ये सब अच्छी आती है उसकी प्रॉपर्टीज़। और वाटर टाइट एंड नॉन एब्सॉर्बेंट फॉर्मवर्क, जब आप कोई भी एलिमेंट्स को जब आप कास्ट कर रहे हो कंक्रीट का, तब आप जो फॉर्मवर्क यूज़ करते हो, कई बार आपने क्या होता है कि आपने मटेरियल भी प्रॉपरली आपने सिलेक्शन किया है, सभी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, क्वालिटी कंक्रीट के लिए वो भी अच्छी की है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्मवर्क है, फॉर्मवर्क में कई बार वो वाटर टाइट नहीं रहता है, बीच में दो प्लेट के बीच में कई बार जगह रह जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ से जो स्लरी है वो बाहर निकल जाती है। और कई बार आप एब्सॉर्बेंट मटेरियल लाइक वुड, एब्सॉर्बेंट मटेरियल जब आप लगाते हो प्लेट की जगह, तो वो जो एब्सॉर्बेंट मटेरियल है वो आपका जो कंक्रीट का वाटर है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट श्रिंक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जब वाटर वहाँ से रिमूव होता है तो प्रॉपरली जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट का जो श्रिंकेज है वो बढ़ने लगता है। सो उसको रिड्यूस करने के लिए वाटर टाइट एंड नॉन एब्सॉर्बेंट फॉर्मवर्क है उसको यूज़ करना चाहिए। प्री सेचुरेटेड एग्रीगेट, तो एग्रीगेट है आपका प्री सेचुरेटेड होना चाहिए। देन क्रीप इन कंक्रीट इज अनडिजायरेबल पर्टिकुलरली इन, आपका कंक्रीट में जो क्रीप होता है तो जनरली पर्टिकुलरली आप अनडिजायरेबल कब बोल सकते हो? कंटिन्यूस बीम में, रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम में, या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में, या ऑल ऑफ अबाव। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्रीप जो होता है वो अनडिजायरेबल ही है, जनरली आप उसको डिज़ायर नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे कितना क्रीप होगा। श्रिंकेज इंक्रीज विथ, श्रिंकेज कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन सीमेंट कंटेंट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, या ऑल ऑफ अबाव। तो हमारा ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ अबाव। जब आपका कंक्रीट है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो जब इंक्रीज होने लगता है तो श्रिंकेज होने की वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती है। सीमेंट कंटेंट जैसे आप इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे इतना ही हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा और ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, उसकी वजह से भी श्रिंक होने लगता है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई है तो वहाँ पे भी आपका कंक्रीट है वो श्रिंक होने लगता है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है उसका डिक्रीज करने से भी आपका कंक्रीट है वो श्रिंक होने लगता है। देन for cement concrete the stress strain curve is linear approximately up to, जब सीमेंट कंक्रीट आप बनाते हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लिनियरली अप्रोक्सीमेटली कौन से लेवल तक रहता है? तो 1/4 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, 1/3 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, 1/2 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, या 3/4 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी, 1/3 अल्टीमेट। आपका जो कंक्रीट है वो जितना अल्टीमेट स्ट्रेस लेता है उसका 1/3 पार्ट तक आप उसमें स्ट्रेस लगाते हो, तो वहाँ तक आपका जो सीमेंट कंक्रीट है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लिनियरली होता है। और बाद में जैसे ही आप उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाने लगते हो तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन है वो बढ़ने लगता है और आपका जो कर्व है वो वहाँ से नॉन लीनियर होने लगता है। और जितना भी स्ट्रेस आप बढ़ाते जाओगे उतना ही वहाँ पे डिफॉर्मेशन है वो बढ़ने लगेगा, यानी कि स्ट्रेन है वो बढ़ने लगेगा, तो वहाँ से आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो नॉन लीनियर हो जाएगा।
लेकिन 1/3 पार्ट तक जब आप स्ट्रेस उसको उसमें अप्लाई कर रहे हो, यानी कि लोड अप्लाई कर रहे हो, तो आपका कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियरली आएगा। तो मॉड्यूलस यूज फॉर ऑल डिजाइन पर्पसेस इज टेंजेंट मॉड्यूलस, सेकंड मॉड्यूलस, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस या चॉर्ड मॉड्यूलस। हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी, सेकंड मॉड्यूलस। यानी कि सभी डिजाइन के पर्पसेस आप जब मॉड्यूलस यूज़ करते हो तो वहाँ पे सेकंड मॉड्यूलस है वो वहाँ पे यूज़ होता है। वो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो हमने कर्व देखा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला जब हमने कर्व देखा, वहाँ पे सेकंड मॉड्यूलस था। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड इन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कैसे मेजर की जाती है? टेंशन में, कंप्रेशन में, शियर में या ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो तीनों में है, मेजर की जाती है, टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ से पिक करना है। dense aggregate have a high elastic modulus, wet concrete will show higher modulus of elasticity, modulus of elasticity decreases with age, या richer mixes show higher modulus of elasticity। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, modulus of elasticity decrease with age। तो ये गलत है, एज जैसे ही कंक्रीट की बढ़ती है तो वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो बढ़ने लगती है। सो डेंस एग्रीगेट है हाई इलास्टिक मॉड्यूलस, ये सही है। वेट कंक्रीट विल शो हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सही है। और रिचर मिक्सिस शो हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सही है। पिक आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज इन वाटर इंक्रीज श्रिंकेज, हाई सीमेंट कंटेंट विल रिड्यूस श्रिंकेज, the harder aggregate gives lower shrinkage, the shrinkage decrease with the increase in the size of the specimen। यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी, जैसे ही आप सीमेंट कंटेंट बढ़ा रहते हो तब आपका श्रिंकेज है वो रिड्यूस नहीं होता है, आपका जो श्रिंकेज है वो बढ़ने लगता है। और सबसे पहला था इंक्रीज इन वाटर इंक्रीज श्रिंकेज, वाटर इंक्रीज होने की वजह से श्रिंकेज इंक्रीज होता है, ये सही है। हार्डर एग्रीगेट्स गिव्स लोअर श्रिंकेज, ये भी सही है। श्रिंकेज डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्पेसिमेन, जैसे ही आप स्पेसिमेन की साइज़ बढ़ाने लगोगे उतना ही आपका श्रिंकेज है वो कम होने लगता है। आप आपने कई बार प्रैक्टिकल किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। एक सीमेंट का पेस्ट बनाना है या आप मोटर भी बना सकते हो, उसको एक स्मॉल साइज़ का क्यूब बनाना है और दूसरा वाला है वो 2 क्यूब बनाना है, एक स्मॉल साइज़ और एक बिग साइज़ का। तो जनरली आपको छोटा वाला जो भी मॉड्यूल होगा उसमें श्रिंकेज है वो ज़्यादा दिखाई देगी। सो जैसे ही कोई स्पेसिमेन आप बना रहे हो उसकी जैसे ही साइज़ बढ़ती है वैसे उसमें श्रिंकेज है वो कम होने लगता है। क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट एट 1 year एज इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो क्रीप कोएफिशिएंट है कंक्रीट का वो 1 year की जब कंक्रीट की एज होगी उसके बाद अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 3.3, 2.2, 4.4 या 1.1। हमारा ऑप्शन आएगा डी 1.1, यानी कि क्रीप कोएफिशिएंट है वो 1 year के बाद कंक्रीट का है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 हो जाता है। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विथ टाइम अंडर सस्टेन लोड इज कॉल्ड, यानी कि आपका कंक्रीट का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट में टाइम, जैसे आपका कंक्रीट टाइम लेने लगता है तब उसमें एक डिफॉर्मेशन होता है और वो भी एक सस्टेन लोड की वजह से। तो उसको जनरली हमने लास्ट 2 और 3 लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं, उसको जनरली हम बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। रिलैक्सेशन गलत है, विस्कोसिटी भी गलत है और विस्को इलास्टिसिटी भी गलत है। ऑप्शन आएगा ए। तो क्रीप है वो क्रीप की वजह से आपका कंक्रीट का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन लोड। कोई भी कंक्रीट का फ्लोर के ऊपर आप सस्टेन लोड लगाते हो तो सस्टेन लोड की वजह से टाइम होने के बाद आफ्टर सम ईयर जो कंक्रीट है वो डिफॉर्म होने लगता है, उसको हम बोलते हैं क्रीप।
तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू चेंज इन, श्रिंकेज है वो कंक्रीट की वो चेंज होती है किसकी वजह से, लेंथ की वजह से, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन सी वॉल्यूम। श्रिंकेज है उसकी वजह से वॉल्यूम में, कंक्रीट का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज होता है। जैसे ही आपका कंक्रीट है श्रिंक होता है, श्रिंक होने की वजह से वो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। सो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज हो तो आपका जो कंक्रीट है उसमें श्रिंक होता है। कंक्रीट श्रिंकेज इज मोर प्रोनाउंस्ड इन रिच मिक्स, किस में ज़्यादा होता है, रिच मिक्स, वेरी लीन, लीन मिक्स या नॉर्मल मिक्स। ऑप्शन आएगा ए रिच मिक्स। तो आपका कंक्रीट जैसे ही रिच होगा तो वहाँ पे आपका कंक्रीट का जो श्रिंकेज है वो मोर प्रोनाउंस होगा। देन कंक्रीट विथ एग्रीगेट ऑफ हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल श्रिंक बाय सेम अमाउंट, लेस, मोर या नन ऑफ अबव। उसमें आएगा बी लेस। जैसे ही आपका कंक्रीट में जो एग्रीगेट है उसका मॉड्यूलस जैसे हायर होगा उतना ही आपका जो कंक्रीट है वो कम श्रिंक होगा, यानी कि जितना हार्डर एग्रीगेट होगा उतना ही आपका कंक्रीट में जो श्रिंकेज है वो कम होगा। तो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन इन कंक्रीट इज, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है वो कंक्रीट में उसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ स्ट्रेंथ, श्रिंकेज, क्रीप या ऑल ऑफ अबव। उसमें आएगा सी क्रीप। टाइम ये जो क्रीप है वो एक टाइम पर डिपेंडेंट एक फिनोमिनन है कंक्रीट में। देन क्रीप ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्रीप है कंक्रीट में और किससे इन्फ्लुएंस होती है, स्ट्रेंथ ऑफ, किसको इन्फ्लुएंस करती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, एज ऑफ कंक्रीट को, वाटर सीमेंट रेशियो या ऑल ऑफ अबव। वहाँ पे आएगा डी ऑल ऑफ अबव। The ratio of ultimate creep strain to elastic strain is known as creep modulus, creep coefficient, creep strain ratio और tertiary creep। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी creep coefficient। The ratio of ultimate creep strain to elastic strain is known as a creep coefficient। Shrinkage strain in concrete is approximately, concrete में shrinkage strain अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.0035, 0.0350, 0.0003, 0.3500। ऑप्शन आएगा ए 0.0035 जितनी अप्रोक्सीमेटली श्रिंकेज स्ट्रेन है वो कंक्रीट में रहती है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज, थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंशन जब होता है कंक्रीट में तब कितनी रहती है, 9 × 10⁻5 पर अन सेल्सियस, 10 × 10⁻6 पर अन सेल्सियस, 9 × 10⁻7 पर अन सेल्सियस, 8 × 10⁻6 पर अन सेल्सियस। ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी 10 × 10⁻6 पर अन सेल्सियस। देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, तो कंक्रीट की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, द एज, द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, द डिक्रीज इन क्यूरिंग पीरियड या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आएगा बी इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे ही आप वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करोगे तो आपकी जो कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बढ़ने लगती है। Then most appropriate method to specify the concrete mix is by, जो concrete the most appropriate method कौन सी है, स्पेशली आप concrete mix है उसको स्पेसिफाई करना है। the nominal mix ratio, the design mix ratio, the degree of control या the grade of concrete। तो उसमें ऑप्शन आएगा डी ग्रेड ऑफ concrete। कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर आप जनरली कंक्रीट मिक्स है वो प्रॉपरली स्पेसिफाई कर सकते हो कि कंक्रीट का ग्रेड सपोजली M20 है तो आपका कंक्रीट है वो कंक्रीट मिक्स जो हुआ है
और एम 20 का हुआ है, एम यानी मिक्स, 20 यानी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस बाय, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, मॉइस्चर कंडीशन, रेट ऑफ लोडिंग या टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मशीन। उसमें ऑप्शन आएगा या डी ई, ऑल ऑफ अबव। उसमें ऑप्शन आएगा ई, यानी कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उस पर स्पेसिमेन जो आप टेस्ट कर रहे हो उसकी साइज़ कितनी है उस पर वो भी इन्फ्लुएंस करता है उसकी स्ट्रेंथ में। कंक्रीट की मॉइस्चर कंडीशन कैसी है, आप कैसे कैसे रेट से वो स्पेसिमेन पे वो कंक्रीट है उसके ऊपर आप लोड लगा रहे हो, यानी। और दूसरी बार टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मशीन, आप जो टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हो वो कौन सा वाला है, कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सभी है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कंक्रीट क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आप जब कर रहे हो कोई भी कंक्रीट क्यूब का, तब उसकी स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है? तो 50 mm, 100 mm, 150 mm या 200 mm। ऑप्शन आएगा सी, 150 mm। जो आपका कंक्रीट का जब आप क्यूब कास्ट करते हो और प्रॉपरली जब उसको टेस्टिंग करने के लिए आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जब भी आप कोई भी क्यूब आप बना रहे हो तो उसकी साइज जनरली रहती है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी। फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्स इन ए सैंपल आर, जब आपको कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना हो तब मिनिमम कितने नंबर ऑफ क्यूब है वो रिक्वायर होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्यूब है उसका सैंपल आपको लेना चाहिए, 2, 3, 5 और 6। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे बी, यानी कि 3। जब आपको कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी हो तब मिनिमम आपको 3 क्यूब है वो कास्ट करने रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 1 क्यूब से आपको प्रॉपरली वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए तो उसकी वजह से जनरली 3 क्यूब है उसको कास्ट करना है और उसके बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करके वो तीनों की वो एवरेज लेनी है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आर बेटर देन द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट बिकॉज, जो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट है उससे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस बेटर क्यों है? द टेस्ट गिव्स मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट, तो टेस्ट है वो मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है इसलिए। द रिजल्ट्स गिव वैल्यू क्लोजर टू द एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू। सेम मोल्ड्स कैन बी यूज इन बोथ टेंशन टेस्ट एंड कंप्रेशन टेस्ट या ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी। तो तीनों के तीनों सही है, यानी कि जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है वो टेस्ट यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है आपको, एंड द टेस्ट गिव्स वैल्यू क्लोजर टू द एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू। देन सेम मोल्ड्स जो आपने मोल्ड बनाया है वो बोथ आप टेंशन टेस्ट के लिए और कंप्रेशन टेस्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। सो तीनों के तीनों वो सही आंसर है, यानी इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। देन with increase in the rate of loading during testing of concrete specimen, the compressive strength of concrete. With increase in the rate of loading during testing of concrete specimen, जब आप concrete का specimen है उसका जब आप टेस्टिंग करते हो तो उसके ड्यूरिंग में जो लोडिंग का रेट है वो इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसमें क्या चेंजेस होते हैं? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डज नॉट चेंज कि नन ऑफ द अबव। तो उसमें ऑप्शन आएगा ए, इंक्रीज, क्योंकि आपका कोई भी कंक्रीट का स्पेसिमेन है वो जनरली ज़्यादा रेट पे लोडिंग है वो उसमें वो ले सकता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो ज़्यादा है। तो जितना ही आपका जो कंक्रीट का स्पेसिमेन है उस पर ज़्यादा रेट से आप लोड इंक्रीज करोगे तो आपका कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है।
ISI has specified the full strength of concrete after. ISI ने कितना टाइम रखा है फुल स्ट्रेंथ में कंक्रीट की फुल स्ट्रेंथ को? 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज या 1 ईयर? उसमें आएगा सी, 28 डेज। फुल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की 28 डेज तक आ जाती है। द इंडिविजुअल वेरिएशन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिजल्ट शुड नॉट एक्सीड ऑफ द एवरेज। आपका इंडिविजुअल वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप मोल्ड आप जब स्पेसिमेन आपने बनाया है और आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो, तो तीनों के तीनों जो इंडिविजुअल जो मोल्ड है उसका वेरिएशन है वो जनरली कितना होना चाहिए और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 5%, 10%, 15% या 20%? उसमें ऑप्शन आएगा सी, 50% से ज़्यादा वेरिएशन है वो तीनों के तीनों मोल्ड में नहीं होने चाहिए। यानी कि एक ने आप M20 का आप जब ने क्यूब बनाया है तो ये फर्स्ट वाला है क्यूब, उसने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट 20 समथिंग आई है, और दूसरा वाला है उसकी उससे 20% कम आई है, और तीसरा वाला है उसकी 20% ज़्यादा आई है। तो ये आपका जो टेस्ट है वो बेटर नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपरली दूसरा टेस्ट आपको कंडक्ट करना रहता है, दूसरा क्यूब है उसको कास्ट करना रहता है और प्रॉपरली वो उसका रिजल्ट निकालना है, और वो रिजल्ट है वो 15% से ज़्यादा तीनों का वेरिएशन है रिजल्ट में वो नहीं होना चाहिए। सो दिस वन इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of chapter number 4, hardened concrete, and this is very useful in a mid semester examination as well as in the final examination, or as well as in the aptitude type examination. So then in next session we have started chapter number 5, durability and permeability of concrete. So now these are the list of references, concrete technology by MS Sethi, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.